सभी दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से और आपके सिलेबस में व्याकरण है तो ये सभी प्रश्न जो है आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा है? आप सभी को बताना है इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है। य है, स, ह या ण। राइट आंसर क्या होगा? काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? काकल्य वर्ण का अगर परिभाषा की बात करें तो आप लोग याद रखना, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुल जाती है और वायु जो है अंदर से वायु बंद कंठ को खोलकर, ठीक है, यानी कंठ जो हमारा कंठ को खोलकर जो वायु है झटके से बाहर निकलती है तो उसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ह, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ह काकल्य वर्ण में आता है, ठीक है। बाकी य आप लोग जानते रहिए, य जो वर्ण है यह अंतःस्थ है, ठीक है, अंतःस्थ वर्ण भी कहा जाता है इसको, और अर्धस्वर भी, ठीक है, अर्धस्वर, ठीक है ना। और स जो है ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, और इसको हम ऊष्म वर्ण है, ऊष्म भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, वत्स्र, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, ऊष्म ना देकर वत्स्र दे देगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ण जो है आप सभी को पता है मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेते हुए हम समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। मूर्धन्य नासिक भी कहते हैं, ठीक है, नासिक, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप सभी को बताना है य का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओष्ठ होगा, दंत होगा, मूर्धा होगा या तालु होगा। य का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोगों ने सूत्र तो जरूर पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनीय कंठा, है ना, इचु ईशानाम तालु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तालु यानी तालव्य, ठीक है। य का उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे डैश 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 क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। आप सभी को बताना है लिखित रूप में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस तरह से प्रश्न जो है घुमा के आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तालु होते हैं या कंठ होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? प, फ, ब, भ, म जो है कौन से व्यंजन में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन। प, फ, ब, म जो है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जो है आप लोगों ने देखा होगा होठ जो है परस्पर मिलते रहते हैं, आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, रौद्र रस है, वात्सल्य रस है या भयानक रस है? राइट आंसर क्या होगा? पंक्ति को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप यहाँ पंक्तियों में देख सकते हैं, ठीक है। हय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, हय का अर्थ क्या होगा? घोड़ा, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा। और गज
गज का हाथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि हाथी घोड़े के सिर से कट कट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। शत्रु दल के झुंड, ठीक है, शत्रु दल के झुंड से झुंड जो है समाप्त होता जा रहा है, यानी यहाँ पे भय दिखाया जा रहा है। ठीक है, भय नामक अस्थाई भाव यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे भयानक रस। ठीक है, कौन सा रस होगा, तो भयानक रस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन व्रज होते थे चूर, हुए विगंत बधिर भाषण रव, बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियाँ में किस रस का उदाहरण है? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है, किस रस का उदाहरण है, रौद्र रस का, भयानक रस का, करुण रस का या हास्य रस का। राइट आंसर क्या होगा? पंक्तियों से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो है भयानक रस है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और तीसरा क्या है? शब्दालंकार के यहाँ पे जो है 3 भेद हैं, यहाँ पे 2 तो है, अनुप्रास, यमक, और कौन सा है ये आप सभी को बताना है। तो बताइए, हो जाएगा यहाँ पे श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार। बाकी जो है अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? तो उत्प्रेक्षा होता है, भ्रांतिमान भी होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और रूपक, ये तीनों जो हैं अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, तो भेद भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है कि हमें याद है शब्दालंकार अर्थालंकार में कौन कौन आते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसको आप लोग बार बार रिपीट करते रहिएगा। ठीक, आगे देखेंगे। ओहो, ये जो है नीचे इसका, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। वक्रोक्ति अलंकार है या यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पंक्तियों से हम जो है यहीं पे आंसर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी जो थोड़े ऑप्शन है नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे एक ही शब्द में 2 अर्थ जुड़े हुए हैं। वृषभानुजा, ठीक है, वृषभानुजा का अर्थ होता है राधा की पुत्री। एक अर्थ होता है राधा की राधा की पुत्री कह रही हूँ मैं, वेरी सॉरी। ठीक है, वृषभानुजा जो यहाँ पे शब्द है आप लोग ध्यान देंगे। वृषभानुजा, एक वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभानु। ठीक है, वृषभानु, वृषभानु की पुत्री। ठीक है, पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हुआ यहाँ पे वृषभ, ध्यान दीजिएगा, वृषभ प्लस अनुजा। ठीक है, वृषभ प्लस अनुजा का अर्थ होता है गाय। ठीक है, तो एक वृषभानुजा का अर्थ हो गया वृषभानु की पुत्री, और दूसरे वृषभानुजा का अर्थ हो गया गाय। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द में 2 अर्थ जो है चिपके हुए हैं। आप सभी को पता है कि शब्द में जो अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ पे जो है श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष और यमक में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक ही शब्द में शब्द अर्थ चिपके हुए होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है, और अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कनक, कनक के 100 गुनी, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो वहाँ पे जो है यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में यमक और श्लेष में कन्फ्यूजन बहुत होता है। यमक को तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, श्लेष में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित न हो, तब क्या होता है वहाँ पे? ठीक है, प्रतिवस्तुमा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे भी अलंकार पूछा जा रहा है। शंकर अलंकार, मिलिंद अलंकार, उन्मिलित अलंकार, ये ऐसे अलंकार हैं जो बहुत टीजीटी पीजीटी हाई लेवल का जो पेपर होता है उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब 2 समान वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित ना हो, ठीक है, भेद जो है लक्षित ना हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, परिभाषा याद रखेंगे। प्रतिवस्तुपमा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है, आपको बताना है इनमें से कौन सा छंद है। पंक्ति देखते हैं। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चहीती जानकी लखन तन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है वर्वय है, सोरठा छंद है, दोहा छंद है, चौपाई छंद है। छंद पहचानना है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मात्रा यहाँ पे गिना देती हूँ, तो मात्रा आप गिन लेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, मात्रा यहाँ पे गिनेंगे 1 1 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 2 2 1 1 1 2। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ से 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ से गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर होगा 13। यानी कहने का मतलब यहाँ के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, नीचे भी गिनेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 13 मात्राएं, तो टोटल 24 मात्राएं। विषम मात्रिक छंद है, यहाँ पे हो जाएगा सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा छंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों ने मात्रा गिनने आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगी, ऐसे समझा दूंगी मात्रा गिनना जो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या विस्मयादि बोधक का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में, ठीक है, अंत में निम्न में से कौन सा चिन्ह जो है यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा तो ध्यान रखिएगा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम यति भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यति भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा कौ पौन। दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आप सभी को बताना है। दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। ठीक है, तो एक आप लोग पंक्ति को बिना यहाँ ऑप्शन में देखे पहले आप लोग मात्रा लगाइए। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से जान जाएंगे कि यहाँ पे जो है कौन सा छंद है। ठीक है, बिना धन उधम बिना कहे जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद आएगा यहाँ पे, मात्रा आप लोग लगा के देख लीजिए। ठीक है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आती हैं। तो चलो प्रथम में मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, 13 कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ भी आप सभी को छंद बताना है। नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो सम उस धाम, सदा और सागर शयन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। राइट आंसर क्या होगा, इन पंक्तियों में भी सोरठा छंद है। ठीक है, सोरठा छंद है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, छंदों का सबसे बड़ी पहचान है मात्रा गिनना। अगर आपको मात्रा गिनना सबसे बढ़िया से आता है तो कोई भी छंद हो आप पहचान जाओगे। ठीक है, और किस छंद में कौन कितनी मात्राएं होती हैं ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दीर्घ का वर्ण विच्छेद करना है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद हाई लेवल का पेपर आप देते हैं तो अगर ग्रामर से वर्ण विच्छेद पूछता है तो इतना आसान नहीं पूछेगा, कठिन ही पूछता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दीर्घ का यहाँ पे जो है
वर्ण विच्छेद हो जाएगा आधा द प्लस री प्लस आधा ग फिर अ दीर्घ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आयादी संधि है। आयादी संधि का जो है यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। उत धन योग होगा, तथा धन एव होगा, अपजन जो होगा, नव धन इक होगा। राइट आंसर क्या होगा? अच्छा सॉरी, अयादी संधि का इसमें जो है पूछ रहा है, इनमें से अयादी संधि कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे राइट आंसर यहाँ पे नौ धन इक हो जाएगा। ठीक है, नौ धन इक बराबर क्या होगा? नाविक। ठीक है, नाविक राइट आंसर हो जाएगा अयादी संधि। नाविक में कौन सी संधि है? तो अयादी संधि है। ठीक है, बाकी उत धन योग उद्योग हो जाएगा। उत धन योग उद्योग हो जाएगा। ठीक है, जो व्यंजन संधि में आएगा। तथा धन एव तथैव हो जाएगा। तथा धन एव तथैव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो वृद्धि संधि है, दो चुटिया आप लोग ध्यान रखेंगे। वृद्धि संधि होगा। अप धन ज अब्ज हो जाएगा। अब्ज। ठीक है ना, यहाँ पे जो अप है ना वो जो आधा प है यहाँ पे बीच में, वो आधा ब में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब्ज हो जाएगा, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का। ठीक है, चलिए उद्योग भी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। व्याकरण ऐसा है कि इसमें ये रटने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाला है। ठीक है, ये समझने वाला टॉपिक है, तो इसे आप जितना समझेंगे उतना ही आपका व्याकरण मजबूत होता जाएगा और भूलता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है राइट आंसर हम बताते चलें, समझाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैतैक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतैक किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का, यड़ संधि का, वृद्धि संधि का, व्यंजन संधि का। वैसे तो मैं साहित्य ही ज़्यादा पढ़ाती हूँ, व्याकरण बहुत कम पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो व्याकरण भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ठीक है, बताएंगे मतैक में जो है कौन सी संधि है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, वृद्धि संधि है मतैक में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में इसमें जो है आ के बाद। ठीक है, आ के बाद। ठीक है, आ के बाद जो है ए। ठीक है, छोटा ए बड़ा ए आए, तो ए तो जो है ए के जगह पर, यानी बड़े ए के जगह पर जो है ओ आए, तो ये सभी वर्ण जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इनके बाद जो ए ओ। ठीक है, ए ओ और औ आए, तो तीनों को मिला के औ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे मतैक का क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है सरासर में कौन सा समास है? आप सभी को बताना है सरासर में कौन सा समास है। किस समास का पहला पद प्रधान होता है? किस शब्द का पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव का। तो सरासर में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक, और ध्यान रखिएगा, समासिक पद या समास पद एक अव्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है, ये आप सभी को बताना है। पीला है अंबर, यानी वस्त्र। ठीक है, जिसको हम पीत बोलेंगे, पीला का मतलब पीत। पीला है अंबर यानी वस्त्र, जिसका अर्थ हुआ विष्णु भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शोक करना के लिए मुहावरा कौन सा होगा? शोक करना के लिए यहाँ पे कौन सा मुहावरा होगा? सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। शोक मुहावरा सिर पीटना होगा। ठीक है,
सिर चढ़ना तो होगा नहीं शोक करना, सिर भारी भी नहीं होना, नहीं होगा, सिर पीटना ही होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। लोकोक्ति है, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत खर्च खराब कार्य, बिना खर्च अच्छा कार्य, खर्च कम कार्य अच्छा, न कार्य न खर्च। राइट आंसर क्या होगा? न हींग लगे न फिटकरी फिर भी काम अच्छा हो जाए तो क्या होगा? बिना खर्च अच्छा काम, ठीक है। खर्च कम और कार्य अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, बिना खर्च अच्छा कार्य होगा ना, ऑप्शन बी, बिना खर्च अच्छा कार्य। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या होगा? कुजगा फोड़ा ससुर वैद्य। देखिए उटपटांग शब्द जो है आ रहे हैं आजकल, ठीक है। जो एग्जामिनर सोचता है ऐसे शब्द दे दो कि स्टूडेंट उसमें ढूंढता ही रहे। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है ना। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति हो जाएगा, ठीक है। धर्म संकट की स्थिति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आप सबको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कूची। कूची जो है तत्सम नहीं है। ये जो है ध्यान रखिएगा, कुर्चिका, कुर्चिका एक तत्सम शब्द है, कुर्चिका, ठीक है। ये जो है तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव है कूची, ठीक है। इसी का तद्भव है कूची, यानी कूची तद्भव है और कुर्चिका जो है तत्सम है। बाकी तीनों शब्द, कपाट भी, कीटक भी और कुंभकार भी, ये सभी तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम हैं, ठीक है। कूची हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो पक्ष जो है तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है, पतन भी तत्सम है, पत्ता जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोला, शोभन, सोता, सोना। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, ठीक है, तत्सम नहीं है, तत्सम है बताना है। चलिए देखते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? सोडस। 16 का यहाँ पे हो जाएगा सोडस, सोडस, ठीक है। और शोभन का क्या हो जाएगा? सोहन। शोभन का सोहन, सोहन होगा, ठीक है। सोता का क्या हो जाएगा भाई? सोता का सुप्त होगा, सुप्त, ठीक। और सोना का स्वर्ण, सोना का स्वर्ण होगा। तो अब आप देखिए इसमें से तत्सम कौन सा है? तत्सम, तत्सम सम हो जाएगा शोभन का, ठीक है, क्योंकि शोभन और सोहन, ठीक है, ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक। एक मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो शोभन होगा, ठीक है, क्योंकि शोभन का जो है सोहन होगा तो सोहन तद्भव है, ठीक है। बाकी 16, सोता और सोना, ये जो है सभी तद्भव हैं, ठीक है। इनका यहाँ पे मैंने ये साइड में यहाँ इधर मैंने लिख दिया है तत्सम शब्द, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला दूध दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। आपको बताना है इनमें से किस शब्द में, सॉरी, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है।
कर्म कारक जो है बालक रोते रोते सो गया, इसमें जो है कर्म कारक नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों में कर्म कारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। आप सभी को बताना है कि इनमें से किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें जो है करण कारक यानी परसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर का वधु होगा, है ना, वधु। बहू नहीं होगा, वधु होगा, ठीक है। न बारी होगा न दुल्हन होगा, वधु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पत्तियाँ, पत्तियाँ, पत्ते या पत्तियाँ, ठीक है। पत्ती शब्द का बहुवचन हो जाएगा पत्तियाँ, ठीक है। इनमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पत्तियाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसको मत आप लोग लगा दीजिएगा ये, ठीक है, पत्तियाँ, ठीक है। या पत्ते भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम लिया है या हमने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, है ना। सॉरी, मैंने नहीं, हाँ एक मिनट, बहुवचन हमने कहा होगा, मैंने आम ले लिए हैं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, ठीक है ना। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? आपको बताना है आप सभी को कि बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के और लड़की पढ़ रहे हैं, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, लड़की लड़के पढ़ते रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप लोग देखिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीजीटी में, पीजीटी में हमेशा प्रश्न ऐसे आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्कृत साहित्य से भी खास करके आता है, ठीक है। बालका बालिका च पठता का हिंदी अनुवाद होगा लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? यह कौन है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो अयम कः अस्ति, यह कौन है? अयम कः अस्ति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस, श्रृंगार हटा दीजिए, करुण रस की प्रधानता है? महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, दस कुमार चरितम या शिशुपाल वधम। राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है निम्न में से किस रचना में करुण रस की प्रधानता है? तो उत्तम रामचरितम में, ठीक है। भवभूति की रचना है उत्तम रामचरितम,
ठीक है। भभूति द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें नायक राम है और नायिका जो है सीता है, ठीक है। राम और सीता नायक नायिका हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है न्यूनतम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम का जो है यहाँ पे विच्छेद करना है, प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा न्यूनतम का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नम धन तुमुन, ठीक है। तुमुन प्रत्यय, नम धन तुमुन, ठीक है। यहाँ पे आधा नौ का यहाँ पे आधा मो हो जाएगा, ठीक है। नम धन तुमुन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे मेषादय, मेषादया का संधि विच्छेद क्या होगा? मेषादया का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मेष धन आदय, मेष धन आदय, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेष धन आदय। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। बालः वेदम पठति, बालः वेदम पठति में संधि कौन सी होगी? संधि कौन सी होगी? बालः वेदम पठति, यहाँ पे देखिए बालो हो जाएगा, ठीक है। बालो वेदम पठति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग जाने दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में। राइट आंसर यही होगा, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन है तो इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है आप सभी को। देखिए शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे गोपाला पादेन खज्जा, ठीक है। गोपाला पादेन खज्जा, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पे 36 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ व्याकरण के प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा व्याकरण के प्रश्नों को सॉल्व करके, है ना। इस तरह से अगर प्रश्न आपको सॉल्व करना है इस तरीके से तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं हफ्ते में 3-4 दिन व्याकरण के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है 90% रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।